हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवेपम। देखिए, हम लोग मैथ्स में आज आपके आयतन वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। आयतन से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम लोग आज के वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पेन पेपर लेकर ही बैठिएगा, ठीक है। आप लोग पेन पेपर लेकर ही बैठिएगा, ठीक है। बिना इसके आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। चलिए देखिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं कि स्ट्रक्चर पे। देखिएगा, देखिएगा, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं आपका घन या घनाभ दोनों, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसको घनाभ मानिए, ठीक है। इसको आप क्या मानेंगे, फिलहाल आप घनाभ मानिए। ये आपका घनाभ है। घनाभ में याद रखिएगा, यहां से जो यहां तक का स्ट्रक्चर है या क्या लेंथ है, इसको क्या कहते हैं, लंबाई एल, ठीक। ये इसकी क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है, ठीक है, घनाभ में। ठीक, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, चौड़ाई। या इसको मैं चलो लिखता हूं, इसको लंबाई की लिख देता हूं, इसको लिखता हूं मैं इसकी क्या, तो चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद अगला देखिएगा, ये इसकी क्या है, तो ऊंचाई है। ये इसकी क्या है, तो ऊंचाई है। अब चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आप देखिएगा। देखिए, ये जो है ना घनाभ होता क्या है, तो याद रखिएगा 6 आयताकार फलकों से ये क्या होता है, घिरा होता है, ठीक। 6 आयताकार फलकों से घिरा हुआ आकृति क्या कहलाता है, घनाभ। अब 6 कैसे, ये वाला पूरा एक, ठीक, ये पूरा 1 2, ये पूरा 1 3, ठीक है। और इसके ये जो है 4, और नीचे का ये क्या है 5, और ऊपर का ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो घनाभ क्या होता है, तो 6 आयताकार फलकों से घिरा हुआ आकृति होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, तो याद रखिएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपके पास 2, ब्रैकेट में होगा एल बी, ठीक है। ये एल है, ये बी है, ये एच, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। उसी प्रकार घनाभ का अगर आपको आयतन पूछे, घनाभ का आयतन, ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, ये एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए घनाभ क्या होता है, तो याद रखिएगा घनाभ ही आपका क्या होता है, तो कमरा होता है, ठीक है। घनाभ ही आपका क्या होता है, तो कमरा होता है। साथ ही जो आप चादर कहते हैं, ठीक है, कहने का मतलब आपका जो संदूक है ये भी क्या होता है, तो घनाभ होता है, ठीक है। जो आपका संदूक है ये भी क्या होता है, तो घनाभ होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, कमरा और संदूक ये भी क्या है, घनाभ की आकृति की होती है, ठीक है। तो कभी भी आपसे घनाभ या कमरे या संदूक, ठीक है, के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए, ठीक, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो ये क्या होगा, तो याद रखिएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस, ठीक है, एल प्लस बी इंटू एच, 2 यहाँ पे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये क्या होता है, घनाभ कमरे या संदूक के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा घनाभ का विकर्ण, उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो याद रखिएगा ये रूट में आपका एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर धन ऊंचाई के स्क्वायर के योगफल के रूट के, है ना, के पर रूट के, ठीक है, ये बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी घनाभ के बारे में है। चलिए घनाभ से संबंधित 1-2 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखिए, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं आपका। मान लीजिए आपका घनाभ है, ठीक है, ये आपकी घनाभ है। इसकी लंबाई आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई आप 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, और ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कमरे का आयतन। ठीक है, कमरे का, संदूक का या घनाभ का, इसका आयतन क्या होता है। तो इसका आयतन थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, L इंटू बी इंटू एच। आप इन तीनों का गुणा कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, इसका आयतन मिल जाएगा। जैसे 8 गुणित 10 गुणित 12, इसको करेंगे तो यहाँ आपका क्या मिल जाएगा, घनाभ का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसमें आपसे पूछा जाए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इस घनाभ या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे करेंगे 2L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इस फार्मूला में आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे तो आपको इस पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए इस घनाभ या कमरे का विकर्ण, ठीक, इस घनाभ या कमरे का विकर्ण आपसे पूछा जाएगा तो आप इसके लिए क्या करेंगे, रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे रूट में L ये 12 का स्क्वायर धन 10 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, विकर्ण मिल जाएगा। यहाँ पे 2 है, ये 12 धन कितना है 10 इंटू एच कितना है 8, ये करेंगे तो आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछे, ठीक है, घनाभ का, कमरे का या संदूक का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो यहाँ पर आप फार्मूला लेंगे 2 और ब्रैकेट में L प्लस एल बी इंटू प्लस बी एच इंटू प्लस एच एल। ठीक है, एल बी इंटू में रहेगा, बी एच इंटू में रहेगा और एच एल, मतलब इनका गुणा रहेगा और उसके बाद क्या है, धन का चिन्ह। तो ये आपके कमरे के लिए, संदूक के लिए और घनाभ के लिए। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए ये आपके पास घन है ना, घन और घनाभ की स्ट्रक्चर लगभग आपको देखने को मिलेगा समान ही होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, तो घन में याद रखिएगा 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति होती है। घन में क्या याद रखना है आपको, देखिए घनाभ में आयताकार आकृति होती है ना, घनाभ में क्या होता है, आयताकार आकृति होती है, जबकि घन में क्या होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, घनाभ में क्या होता है तो आयताकार होता है, जबकि ठीक है घन में क्या होता है तो वर्गाकार होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो घन में क्या होता है, 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति होती है। ठीक है, और घन में जैसे कि यहाँ पे इसको मैंने एल ले लिया, लंबाई को, चौड़ाई को विड्थ और ऊंचाई को एच ले लिया, तो क्या है, वर्ग होते हैं, और वर्ग क्या होते हैं, वो वर्ग के आमने सामने की भुजा समान होती है। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है ना। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है, याद रखना है। अगर इस घन का आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कोई पूछे, ठीक है, इस घन का आपको अगर कोई संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो ये क्या होता है, 6 गुणित भुजा का स्क्वायर। ठीक, भुजा क्या होता है, ए होता है, तो ये क्या होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है। उसी प्रकार अगर घन का, इस घन का कोई वॉल्यूम या आयतन पूछे आपसे, ये क्या होता है, a का क्यूब, मतलब a का भुजा का 3 बार आप गुणा करेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। अगर इसी घन का विकर्ण आपसे कोई पूछे, ठीक, इसी घन का अगर आपसे कोई विकर्ण पूछे
ठीक है, इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे, √3 इंटू ए, या ऐसा कहें a√3। ठीक है, तो इसमें इसका क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, हम लोग एक या दो क्वेश्चन लेते हैं, उसी को सॉल्व करने की पहले कोशिश करते हैं। देखिए ये घन है आपके पास, ठीक है, ये घन है, और इसकी जो भुजा है ना, कोई भी, देखिए इसकी तीनों भुजा, लंबाई, देखिए घन की तीनों भुजा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों क्या होती हैं, ये ए के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, तीनों क्या होती है, आपस में समान होती है। क्यों, क्योंकि इसकी वर्गाकार होती है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्गाकार क्या होती है, फलक होते हैं, और 6 समान और वर्गाकार फलक होते हैं, इस कारण। ठीक है, मान लीजिए इसकी एक भुजा हम लोग 8 लेते हैं, ये लंबाई 8 है, तो इसकी चौड़ाई भी और ये ऊंचाई भी कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होता है, a³, मतलब 8 का होल क्यूब करेंगे तो आपको इसका घन का आयतन मिल जाएगा। अगर मैं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहूं, ठीक है, अगर मैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहूं, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए जगह आप क्या करेंगे, 6a²। कहने का मतलब 6 है, और 8 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आपको इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अगर घन का मैं विकर्ण निकालने के लिए आपको कहूं, घन का विकर्ण निकालने के लिए मैं आपको कहूं, तो ये क्या होता है, a√3। इसका मतलब क्या है, ए की जगह में अब 8 रखेंगे और √3, ये क्या होता है, घन का विकर्ण हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, घन का विकर्ण हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये घन है, मान लीजिए ऐसा एक और घन है, ठीक है, यहाँ पे ये एक घन है, मान लीजिए दो घन है। ठीक, आपको क्या मानना है, दो घन है, और दोनों घनों का आयतन जो है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, ये आपके पास दिया कितना, 8:27। ठीक है, 8:27। ये भी याद रखिएगा, जब भी आयतन की बात होगी तो वो किस में होगी, क्यूब में। कोई ऐसा यहाँ पे, ठीक है, नंबर रहेगा जिसका क्यूब होगा तो क्या होगा, उसका आयतन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो दो घनों का आयतन है, और मान लीजिए यहाँ पे आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए क्या होगा, और आपसे पूछा जाए कि ठीक है, इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, दो है तो इनके भुजा का अनुपात क्या होगा, तो देखिए उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए उस प्रश्न को कैसे आप बनाएंगे। देखिए इसका आयतन, घन का आयतन मैंने क्या बताया, a³, माने दो घन है तो a1 का क्यूब, और दूसरा घन को a2 लेते हैं तो a2 का क्यूब। ये कितना दिया है, 8:27। ठीक है, ये कितना दिया है, 8:27। जब आप क्या करेंगे, ये देखिए a1 का होल क्यूब है और a2 का होल क्यूब, ये कितना है, 8:27। जब आप इसकी भुजा निकालेंगे a1 और a2, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब है तो ये 3 हो जाएगा, 2:3। ये इसका क्या है, तो याद रखिएगा भुजा का अनुपात है। यहाँ पे उसका क्या दिया था, आपके पास वॉल्यूम दिया था, यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, इसके भुजा का अनुपात निकाल लिया दोनों का। ठीक है, दोनों का क्या, भुजा का अनुपात। अब इसी में आप इसके क्या निकाल सकते हैं, आप भुजा मिल गया तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए। ठीक, भुजा मिल जाएगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने क्या बताया, घन का 6a²। ये मान लीजिए पहले वाले का है, और दूसरे वाले का आप रखेंगे 6a², तो ये 6 हो गया। a² की जगह दो की, एक की जगह 2 का मान रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, और नीचे में 6 है, और यहाँ पे a है, a की जगह क्या है, यहाँ पे 3 मिला है, a2 की जगह, मान लीजिए इसको a1 का स्क्वायर कर लेंगे, a2 का स्क्वायर, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आपको क्या हो जाएगा, तो मिल जाएगा, और भुजा का अनुपात तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, चलिए
चलिए अब हम लोग अगला स्ट्रक्चर जो है आपका उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये एक बेलन है, ठीक है, ये क्या है तो बेलन है, और इस ठीक ये इसका केंद्र होता है, और ये इसका क्या है तो व्यास है। इन दोनों को आप मिला देंगे तो क्या हो, ये आर और आर, ये इसकी क्या है, यहां से यहां तक त्रिज्या है, यहां से यहां तक त्रिज्या है। त्रिज्या का जब आप दो गुना करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2r, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। यही आपका क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, यही इसका क्या होता है तो व्यास होता है। और याद रखिएगा इसके केंद्र से नीचे वाले को केंद्र को मिलाते हैं तो ये इसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, ये इसकी क्या है तो याद रखिएगा ऊंचाई होता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये भी इसका क्या है, केंद्र त्रिज्या है, त्रिज्या है, दोनों मिलाओगे तो क्या मिलता है आपको, व्यास मिलता है। चलिए देखते हैं अब बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का अगर आपको पूछे वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ सबसे पहले क्या देखिएगा, आधार की परिधि मतलब इसकी परिधि है ना, आधार की परिधि मतलब इसकी परिधि। परिधि क्या होता है तो याद रखिएगा पाई आर, और दोनों है तो दो क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, दो है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और इसमें क्या करेंगे, ऊंचाई का आप गुणा कर देंगे तो आपको देखिए ये सब समझिए मत, आप समझिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है तो 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है तो याद रखना है 2 पाई आर एच। यहीं पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मैं कहूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अच्छा ये आया कैसे तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या जुड़ता है, इसका वक्र पृष्ठ जुड़ता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच के बाद उसमें क्या जुड़ता है देखिएगा, यहाँ पे जो है इसकी ये वाली परिधि और ये वाली परिधि। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ जुड़ता है, इसका क्या जुड़ता है देखिए। ठीक है, कहने का मतलब देखिए ये क्या होता है, इसका पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और दो है तो दो के लिए यहाँ पे दो को गुणा कर देंगे, तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर और यहाँ पे एच प्लस आर। यही क्या है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। इस फार्मूले से आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। अब ये बेलन है, बेलन का आपसे आयतन पूछे, ठीक है, बेलन का आपसे आयतन पूछे तो इसका आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, इसमें आप एच को गुणा कर देते हैं तो आयतन हो जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, बेलन का आयतन क्या होता है तो याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिएगा अगर ये बेलन है और बेलन से आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लीजिए घनाभ बनाते हैं, ठीक है, घनाभ बनाते हैं तो बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की ऊंचाई, इस बेलन से आप क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं, तो दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, हमेशा कितना भी बड़ा हो बने घनाभ वो क्या हो जाएगा, ऐसी ही होगा। और बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ का आधार, ठीक है, आधार वर्ग होगा। ये कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए इसके भुजा, सीधा समझिए भुजा, ये क्या होता है, √2r। मान लीजिए बेलन से आप कुछ भी घनाभ बेलन से अगर आप क्या कहते हैं, कुछ भी कहने का मतलब घनाभ बनाते हैं जिसका, ठीक है, जब वो बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा हो तो उसकी भुजा क्या होगी, √2r। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए देखिएगा अब, देखिए बेलन है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसकी त्रिज्या होती है, ये भी इसकी त्रिज्या होती है। ठीक, और ये भी इसका त्रिज्या होता है ना, आधा आधा हिस्सा दोनों तरफ क्या होता है, त्रिज्या होता है, और दोनों, ठीक है,
दोनों त्रिज्या को मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, डायमीटर मिलता है, मतलब व्यास मिलता है। ठीक है, तो चलिए इस पर आधारित कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कि समझिएगा, यहाँ पे दो बेलन है, एक बेलन ए है, एक दूसरा बेलन और स्ट्रक्चर में, आपको समझना है। ठीक है, ऐसा ही बनाऊंगा तो क्या जगह घेर लेगा। ठीक है, तो दो बेलन है, इसकी त्रिज्या, दोनों बेलन की त्रिज्या का अनुपात, मान लीजिए ये एक बेलन है और दूसरा बेलन है, जिसकी त्रिज्या पहले वाले का R1 है, दूसरे का R2 है। इनका अनुपात दिया है 1:3। ठीक है, और साथ में बेलन की जो हाइट मैंने बताई यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी क्या होती है, एक्चुअल में हाइट होती है, पहले वाली की हाइट और दूसरे वाली की हाइट, इसका अनुपात दिया है 1:3। ठीक है, और आपसे इनके आयतनों, मतलब इसका आयतनों का अनुपात दोनों से पूछा है, आयतनों का अनुपात बेलन का आपको पूछा गया है। ठीक है, तो बेलन का आयतन मैंने क्या बताया था, बेलन का आयतन आपको बताया था आधार का क्षेत्रफल मतलब πr² और ऊंचाई h का गुणा कर देंगे तो आपको बेलन का क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। तो पहले वाले बेलन का आयतन यहाँ पे है πr²h। ठीक है, और दूसरे वाले बेलन का आयतन आपको मिलेगा पाई, ठीक है, देखिए r1² h1 मान लीजिए। ठीक है, यहां से, और दूसरे वाले का πr2² h2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पाई है और नीचे में भी पाई आ गया। पहले वाले का R1 कितना दिया है, 1 दिया है, ये क्या है आपके पास 1 है। उसके बाद 1 का स्क्वायर करना है, H1 आपको कितना दिया है, 1 है, तो ये भी 1 हो गया। ठीक, और R2² ये 3 है, 3 का स्क्वायर आपको करना है यहाँ पे। उसके बाद H2 कितना है, 3, पाई और पाई कट गया, ये 1 गुणित 1 हो जाएगा और 3 3 9 गुणित 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1:27। ये इसके आयतन का अनुपात है। ठीक है, ये इसके क्या है, तो बेलन के आयतन का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हुई। ठीक है, और इसी में आपको बेलन का, चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं, देखिएगा, समझिए, समझने की कोशिश करिएगा आप। ठीक है, देखिए ये एक बेलन है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका व्यास है, व्यास का आधा आपका त्रिज्या होता है। यहां से इसका सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको इसके हाइट मिलता है, ये R है, ये भी R है। ठीक, इतनी चीजें आपको समझना है पहले। ठीक है, ये बेलन होता क्या है, तो याद रखिएगा, जब आपको क्या बोले, लंबवृत्त बेलन, या इसी तरीके का अन्य स्ट्रक्चर, जैसे आप क्या होता है आपका कुआं, आपका क्या, तो कुआं। ठीक है, एक प्रश्न है, कुएं का व्यास 8 मीटर है, मान लीजिए कुएं का जो व्यास है, ये जो है, ये कितना है, 8 मीटर, तो यहां भी इसका व्यास पूरा कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक है, ये कितना है, 8 मीटर है, ये भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक है, ये जो है इसका व्यास कितना है, तो याद रखिएगा 8 मीटर। ये कुआं है मान लीजिए, इसकी गहराई, गहराई की मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ये h, ये कितना है, तो याद रखिएगा 7 मीटर है, और ये कुआं है। ठीक है, इस तरीके का कुआं है। अब कुआं क्या है, मिट्टी से भरा हुआ है। ठीक है, तो कुएं से निकली मिट्टी के, कुएं के चारों ओर 3 मीटर की चौड़ाई का तटबंध बनाया गया। ये कुआं का ऊपरी वाला हिस्सा है, और कुआं में क्या मिट्टी भरा हुआ था, उस मिट्टी को निकाले हैं, तो इसका जो चौड़ाई वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे उसको क्या किए, मिट्टी को, ठीक है, फैला के रख दिए हैं। ठीक है, मिट्टी को क्या कर दिए हैं, फैला दिए हैं, जिसकी इसकी चौड़ाई जो है ना, ठीक है, इसके चारों ओर की चौड़ाई जो है कितना, 3 मीटर की चौड़ाई का तटबंध बन गया है, कितना, 3 मीटर का। तो तटबंध की ऊंचाई हमें बतानी, इसकी हाइट बतानी हमें। ठीक है, देखिए मिट्टी का जो आयतन होगा ना, ये कुआं, ये जो कुआं है उसी के आयतन का बराबर होगा, मतलब देखिए इसी से निकलेगा। ठीक है, इस कुआं से जो ही, इस कुआं के अंदर का जो मटेरियल निकलेगा, ठीक है, जो मिट्टी निकलेगा, ठीक है, उसको बाहर में रखेंगे तो कुआं से जितना निकला है उतना ही निकलेगा, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा, है ना। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे अगर कोई मिट्टी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, खोद के निकालते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें इसके चारों चौड़ाई में इस तरीके से रखते हैं, तो इस कुआं में जितना निकला है उतना ही हम इसमें निकालते हैं, तो क्या होता है, उसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मिट्टी का जो वॉल्यूम है, मिट्टी का जो आयतन है ये, ठीक है, मिट्टी का जो क्या होता है, याद रखेंगे, आयतन है, वो कुएं के आयतन के बराबर है, कुएं के आयतन के
बराबर है। तो मैंने आपको बताया क्या बेलन का आयतन या कुआं का आयतन ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या होता है आपका 22/7। आर कितना दिया है, देखिए यहाँ पे डी कितना दिया है, व्यास 8 मीटर। तो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, जस्ट आधा, 4 मीटर। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। एच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कितना, हाँ यहाँ पे 7 दिया है, एच कितना है 7। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 से 60 कट गया, ये 22 × 16, इतना ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए कुएं का आधार का क्षेत्रफल, कुएं का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, कुएं के आधार का क्षेत्रफल। तो कुएं के आधार का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुएं का आधार का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, ठीक है। तो कुएं का आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई हो जाएगा, आर कितना दिया है यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 पाई, ठीक है। अब देखिए कुएं सहित तटबंध की त्रिज्या, पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी, ये 4 थी। अब उसके बाद इसके बाद यहां कितनी बढ़ी, 3। तो 4 और 3 कितने हो जाएगी, 7, ठीक है। 4 और 3 कितना हो गया, तो 7। तो अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, पहले त्रिज्या थी 4, अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, 7, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, तो 7। अब तो ठीक है, इसका आधार क्षेत्रफल भी बढ़ गया, पहले आधार क्षेत्रफल कितना था, इतना था। अब इसका आधार क्षेत्रफल बढ़ के इतना हो गया है, ठीक है। अब इसका ध्यान रखेंगे, आधार क्षेत्रफल की बढ़ के इतना हो गया है ना। अब इसका आधार क्षेत्रफल बढ़ के क्या हो गया, तो आधार क्षेत्रफल पहले वाले का है। अब इसका आधार क्षेत्रफल आप देखेंगे तो आधार क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई हो जाएगा और आर की जगह 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 49 पाई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 49 पाई। कहने का मतलब देखिए ये इसका एक आधार क्षेत्रफल है, ये दूसरा आधार का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है, तो हम लोग ये आधार का क्षेत्रफल 49 पाई, ये 16 पाई, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा, क्या मिलेगा, तटबंध का क्षेत्रफल, तटबंध का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए ये पहले था, अब ये हो गया, तो इसका क्या है, ये इसका क्षेत्रफल अलग होगा, इसका क्षेत्रफल अलग होगा। हमें ये वाला क्षेत्रफल देख, ये जो तटबंध क्षेत्रफल है वो ये वाला हिस्से का है ना। तटबंध क्षेत्रफल मतलब सिर्फ इतने का, इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला है 49 पाई, इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला है 16 पाई। तो ये वाला जो हिस्सा है इतने हिस्से का, इतने वाले हिस्से का, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल दोनों का डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा 33 पाई, ठीक। दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 33 पाई, ठीक। अब हमें तटबंध की ऊंचाई पूछा गया है, ये जो तटबंध है ना इतने का, इसकी हाइट क्या है ये पूछा गया है। तो तटबंध की ऊंचाई निकालने के लिए क्या आप करेंगे, मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन हमें क्या मिला है 22 × 16, ठीक है, 22 × 16। और उसके बाद जो तटबंध का जो क्षेत्रफल है ये कितना मिला है, ये मिला है हमें 33 पाई, 33 × 22 हो गया, ऊपर में आ जाएगा 7। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 3.339 मीटर लगभग आसपास आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ये क्या है, तो याद रखिए कि ये है गोला, ये क्या है, तो ध्यान देना है गोला, ठीक है। ये क्या है आपका गोला, ठीक। तो इस पूरे गोले का जब आपको संपूर्ण पृष्ठ पूछे, ठीक है, इस पूरे गोले का जब आपको संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो ये क्या होता है, याद रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर के ऊपर भी आते हैं अभी। गोले का जब आपको किसमें पूछे क्यूब, तभी आएगा जब हम लोग आयतन के बारे में बात करें,
3 तभी आएगा जब हम लोग आयतन के बारे में बात करेंगे। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है तो याद रखिएगा 4πr²। ठीक, और गोले का आयतन क्या होता है याद रखिएगा 4/3πr³। ठीक, गोले का आयतन क्या होता है तो याद रखिएगा 4/3πr³। ठीक, उसी प्रकार अर्धगोला मतलब इस गोले का आधे भाग, सिर्फ इतने के बारे में ही बात करेंगे हम लोग, इतने का या कहें इतने का। ठीक, इसका आधा हिस्सा या तो इतने का या इतने का, तो अर्धगोले। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो याद रखना है 3πr²। इसका आधा ना कर देना, सिर्फ एक ही कम होगा, है ना, 3πr²। और इसी का जब हम लोग आयतन पूछें अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3πr³। ठीक है, 2/3πr³। ठीक है, या कभी आपको ऐसा पूछे कि गोली कोष का आयतन, इसको आप याद रखेंगे ना, रट्टा मार लेना। ठीक है, गोली कोष का आयतन ये क्या होता है 4/3π और ब्रैकेट में r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। ठीक है, खैर इस तरीके का प्रश्न मेरे को नहीं लगता है आएगा आपके पेपर में, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है गोली कोष का आयतन क्या होता है 4/3π ब्रैकेट में r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। ठीक है, चलिए ओ माय गॉड, ये देखिए शंकु है। देखिए ये क्या है तो शंकु है, इसका यहां से, एक मिनट, ठीक है, यहां से लेके यहाँ की जो हाइट है ये क्या है h, ये होती है l, ये इसकी क्या होती है l होती है। l मतलब तिर्यक ऊंचाई। शंकु के ये साइड वाला क्या होता है ऊंचाई को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ की हाइट है ये क्या है h है। ठीक है, ये क्या है h है, ये होता है r, और इसको भी आप लेंगे तो ये भी क्या होता है r, दोनों मिलके क्या बनाते हैं तो डायमीटर। ठीक है, जब भी शंकु की तिरछी ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, l को क्या बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, जब भी आपको तिर्यक ऊंचाई या एल निकालने का बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा याद रखिएगा आपका एच का, ये जो एच दिया है इसका स्क्वायर करेंगे, और जो है आपका त्रिज्या दिया है इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो रूट में जब h² धन r² करेंगे तो आपको क्या मिलेगा तिर्यक ऊंचाई एल मिल जाएगा। ठीक है, और जब भी आपको शंकु का तिरछा पृष्ठ पूछे, तो ये क्या होता है πrl, या ऐसा पूछे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो याद रखेंगे क्या πrl। और जब भी आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो ये क्या होता है याद रखेंगे तिरछा पृष्ठ सबसे पहले लेंगे πr, या इसको समझिए ऐसा वक्र पृष्ठ, और प्लस आपके पास होगा आधार का क्षेत्रफल, मतलब क्या होता है πr²। ठीक, तो यहाँ से πr कॉमन हो गया l प्लस r, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है πr l प्लस r। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ होता है πr l प्लस r। ठीक है, और अगर आपको शंकु का आयतन पूछे, तो 1/3 πr² h, शंकु का आयतन आपसे पूछा तो 1/3 πr², इसमें आप रख देंगे आपको शंकु का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो आयतन के बारे में जितनी महत्वपूर्ण चीजें थी, ठीक है, उन सबको हम लोगों ने आज डिस्कस किया, और इतने सारे फार्मूला और कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे, और इसी के बेस पे आपके क्या बनेगा पेपर में जो क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए।